जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। अगेन मोस्ट वेलकम। जीके जीएस हरियाणा ग्रुप डी क्लास नंबर 6 पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन 15/15। देखिए, जीके के अंदर आपके नंबर आने बहुत कम चांसेस रहते हैं। जीके के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं नंबर कटने के। लेकिन अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हैं, धाकड़ सीरीज, तो आपके 15 में से 10 नंबर लाने की मेरी गारंटी रहेगी। तो आप डेली सीरीज को ज्वाइन करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहें। जो आपकी ये क्लास है डेली सुबह 11 बजे देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस का टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस की दोपहर को 2 बजे, मैथ की 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी की कंप्लीट पीडीएफ आप 230 रुपीज के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सेशन को लाइक किया करो, सेशन को शेयर किया करो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, घुड़सवार यानी कि अश्व से बना है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया है और कुछ बातें नहीं, पत्याध्यक्ष किसको कहा जाता था? पतनाध्यक्ष बोलना चाहिए यहाँ पे। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष कहा जाता है, यानी कि जो बंदरगाहों की देखरेख करता था, बंदरगाहों का अध्यक्ष कहा जाता था। घुड़सवार सेना का अधिकारी किसको कहा जाता? अश्वाध्यक्ष उसको कहा जाता था। पणियाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, टकसाल का अध्यक्ष किसको कहा जाता था? टकसाल, ठीक है, जहां पर सिक्के वगैरह वगैरह बनते थे, उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा? विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है। विष्णुगुप्त को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? विष्णुगुप्त को और अन्य नाम से कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से। और जो ये अर्थशास्त्र है एक राजनीति प्रसिद्ध ग्रंथ है, राजनीतिक से संबंधित है, जिसमें राजा के कर्तव्यों के बारे में, उनकी विस्तृत पूरी की पूरी प्रणाली और सामाजिक स्थिति के ऊपर जो है इसके अंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद वंश के शासक थे। घनानंद, घनानंद कौन थे? अंतिम नंद वंश शासक। अंतिम नंद वंश शासक कौन थे? घनानंद, जिनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? बहुत बार पूछा गया है हरियाणा के अंदर। सिकंदर के शासन के समय, सिकंदर के शासन के समय मगध पर घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है। कब हराया था? 305 ईस्वी में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाकर अपने प्राण त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना करके कहां पर अपनाया था? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर जैन धर्म को अपना करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ साथ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। मौर्य साम्राज्य के प्रांत और उनकी राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, सही है बिल्कुल, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। कलिंग की सुवर्णागिरी थी। भाई ये गलत है। कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली थी। बल्कि जो सुवर्णागिरी है वो किसकी राजधानी थी? वो दक्षिणापथ की राजधानी थी।
दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णागिरी। तो ऑप्शन नंबर प्राची एक था, प्राची। प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांत हैं और उनकी राजधानियां हैं। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे भाई? कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य वंश का प्रथम राजा, मौर्य वंश का प्रथम राजा, या बोल सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। एक थी विशाखा दत्त। विशाख दत्त की रचना थी, विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र बताया है? नंदराज का पुत्र बताया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? भाई सिकंदर के हमले के समय अभी मैंने आपको बताया था उत्तर भारत पर नंद वंश का एक शासक था जिसका नाम था घनानंद। नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था और इसके ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। और सिकंदर का भारत में कौन से राजा ने सामना किया था? राजा पोरस ने। राजा पोरस ने भारत के अंदर सिकंदर का सामना किया था। ठीक है। तो कुछ अन्य शासक थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। नेक्स्ट, सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त ने हराया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 305 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और युद्ध के बाद में सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, ठीक है, और कच्छ का कुछ अक्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। और उनकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिनका नाम था हेलेना, और उनका विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त से किया था। अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का। अशोक ने कौन सी नीति आपको अपनाया था? धम्म नीति को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक ने कौन सी नीति को अपनाया था? धम्म नीति को अपनाया था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक के कौन से अभिलेख के अंदर हुआ है? द्वितीय अभिलेख। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन, अगर आपसे पूछा जाए भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक है गुहालेख अभिलेख, सेकंड है स्तंभ लेख, और थर्ड है आपका शिलालेख। 3 भागों के अंदर अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। अशोक का सबसे बड़ा और सबसे बड़े या मुख्य शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है शिलालेखों की संख्या। अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख दक्षिण भारत के राज्य केरल, चोल, पांडे, उनका उल्लेख इसके अंदर ही हमें मिलता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, रजुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी थे या मौर्य अधिकारी थे? गुप्त के सामंत वर्ग के लोग थे? सन्यासियों का एक समूह था? तो एक मौर्य अधिकारी थे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अशोक के शासनकाल में रजुक मौर्य, जिनको आप सिविल सेवक बोलते थे, सिविल सेवक यानी कि जनता की सेवा, सिविल लोगों की सेवक, तो रजुक किसको बोला जाता था? सिविल सेवक को बोला जाता था। रजुक जो है वो भूमि की सीमाएं तय करने वाले अधिकारी होते थे। भाई जैसे अभी अपनी भारत पाकिस्तान की सीमा, तो उस टाइम पे भी ये भूमि की सीमा तय करते थे। भाई इस सीमा के अंदर इस राजा का अधिकार, इस सीमा के अंदर इस राजा का अधिकार, तो वही थे सिविल सेवक, वही थे रजुक। ठीक है। और इनके पास जो दोषी होते थे और दोषियों को जो दंड दिया जाता था, और या जो दोषी निर्दोष थे
उनको अक्षमा करने का अधिकार भी रजुक के पास होता था। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप है कहां पर? ये मध्य प्रदेश एमपी के अंदर, और मध्य प्रदेश एमपी में भी कहां पे है? ये आपका रायसेन जिले के अंदर है, रायसेन जिला, रायसेन जिले के अंदर है। एक और स्तूप है जिसका नाम है बरहुत स्तूप, बरहुत स्तूप, ये कहां पर है? ये भी एमपी के सतना जिले के अंदर है, एमपी के सतना जिले के अंदर है बरहुत स्तूप, ठीक है। और जो बरहुत स्तूप है और जो सांची स्तूप है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सांची स्तूप और बरहुत स्तूप की खोज की गई थी, ठीक है। और एक और स्तूप है जिसका नाम है अमरावती स्तूप, ठीक है, कृष्णा नदी के बाएं तट पर, कृष्णा नदी के बाएं तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अंदर स्थित है, गुंटूर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किससे संबंधित थे? युक्त नामक अधिकारी थे वही राजस्व वसूली से, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था रजुक जो दोषी थे या निर्दोष थे, जिनको दंड दिया जाता था, उनकी सजा माफ करने या उनकी सजा माफ करने का उनको क्या था? अधिकार था मेरे दोस्तों, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो मैंने आपको बता ही दी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, उनको पराजित करके स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य की। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी लिपि है? अशोक के अभिलेखों में कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या सोपारा? तो राइट ऑप्शन है शहबाजगढ़ी। अशोक के 14 बड़े शिलालेख बहुत भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। शहबाजगढ़ी के अंदर पाए गए हैं, एक अभिलेख मानसेहरा के अंदर पाया गया है, मानसेहरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानसेहरा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का अभिलेख इनमें से कौन से स्थान पर नहीं पाया गया? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, धौली के अंदर पाया गया धौली, जोगढ़, जोगढ़, और एक है एरागुड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है एरागुड़ी वाला, एरागुड़ी, और सोपारा, ये शिलालेख इसके अंदर है, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए अशोक के ज्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा गया है। दो ही अभिलेख थे जिनकी जो लिपि थी वो खरोष्टी थी, एक शहबाजगढ़ी था और एक मानसेहरा। दो ही अभिलेख थे अशोक के, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जिनकी लिपि क्या थी? खरोष्टी थी, ठीक है। एक तक्षशिला का अभिलेख है अरमाइक अभिलेख, अरमाइक अभिलेख, अरामाइक अभिलेख, ठीक है। तक्षशिला का अभिलेख अरामाइक अभिलेख, जिसकी जो लिपि है तक्षशिला का अभिलेख अरामाइक, कौन सी लिपि में है? वो आरमेइक लिपि में है, आरमेइक लिपि में, याद रखना है आपको। तक्षशिला का अभिलेख अरामाइक आरमेइक लिपि में है। ज्यादातर अभिलेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दो अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा किसके अंदर लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का रुमेनदई अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक का रुमेनदई अभिलेख जो है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रुमेनदई स्तंभ शिलालेख के अंदर अशोक की लुम्बिनी यात्रा, यानी कि लुम्बिनी यात्रा का मतलब क्या है? लुम्बिनी के अंदर किसका जन्म हुआ था भाई? जन्म हुआ था मेरे दोस्तों बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ठीक है। और लेकिन ये कहा जाता है कि अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके लगभग 20 साल बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। और वहीं पर रुमेनदई एक छोटा लघु स्तंभ लेख वहां पर स्थापित किया था। और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी जो गांव था उसके अंदर जो भू राजस्व था, यानी कि कर जो था, वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय था वो प्रशासनिक था। रुमेनदेई अभिलेख का जो विषय था वो आर्थिक था भाई, आर्थिक था, आर्थिक संबंधित, ठीक है। बाकी अभिलेख जो प्रशासनिक संबंधित थे, ठीक है। और एक अभिलेख है जिसका नाम है बाबरू अभिलेख, बाबरू अभिलेख, जिसके अंदर अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कौन से अभिलेख के अंदर बताया है? बाबरू अभिलेख के अंदर बताया है। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक
सौहार्द एवं धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, वो है 12वां अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, अशोक के 12वें अभिलेख में सभी धर्मों के जो 4 तत्व हैं, वृद्धि, धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, और इसी के अंदर स्त्री की महामात्र की चर्चा भी की गई है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि अशोक की धम्म नीति का जो उल्लेख है, अशोक ने कौन सी नीति को अपनाया था? धम्म नीति को। उसकी व्याख्या हमें कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है? अशोक के 11वें अभिलेख के अंदर धम्म नीति की मिलती है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है, और अशोक का एक 13वां अभिलेख, इसी के अंदर हमें अपराध करने वाली जो आटविक जातियां हैं उनका भी उल्लेख हमें 13वें अभिलेख के अंदर मिलता है। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सौहार्द धार्मिक समन्वय की बात 12वें अभिलेख के अंदर कही गई है, और 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व जो लड़ा गया था उसका भी वर्णन मिलता है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज पहले तो कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजा थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी शासक जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था भाई, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज ने अपने भारत संबंधी जो भी यात्रा की, भारत से संबंधित जितने भी अनुभव हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। उसी पुस्तक के अंदर इन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन किया है, और मेगास्थनीज ने इस पुस्तक के अंदर भारतीय समाज को 7 वर्गों के अंदर बांटा हुआ बताया गया है। कितने वर्गों के अंदर बांटा है भारत को? 7 वर्गों के अंदर बांटा है। नेक्स्ट बताइए, मौर्य काल में भूमि कर की वसूली कौन करता था? मौर्य काल में भूमि कर की जो वसूली है वो सीताध्यक्ष करते थे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए, मौर्य वंश अंतिम मौर्य शासक कौन था? वो था बृहदर्थ। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बृहदर्थ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई थी, और इसी के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। और शुंग वंश के अंतिम नरेश यानी कि राजा देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के अंतिम नरेश कौन हुए? देवभूति। उनकी हत्या करके अमात्य यानी कि वासुदेव ने इनकी हत्या की थी। वासुदेव ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो राइट ऑप्शन रहेगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौटिल्य की सहायता से मगध के नंद वंश जो घनानंद थे उनको उखाड़ फेंका था, और उसी को पराजित करके, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक ने। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। लेकिन इसका जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था भाई। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था, बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था। और पौत्र किसका था, यानी कि पोता किसका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, मौर्य का पोता था। अशोक ने अपने पुत्र, अशोक के पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र पुत्र
और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका में भेजा था। ठीक है। और अशोक के समय में एक प्रमुख बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में? तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के 13वें अभिलेख में अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के अंदर कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है। और कलिंग के युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, इनके बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इसी से विचलित होकर उनका मन विचलित हो गया था, तो उन्होंने प्रण लिया था, युद्ध करना उन्होंने छोड़ दिया था। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। एक मास्की का अभिलेख है, लघु अभिलेख, मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख के अंदर अशोक को क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो कार्य है सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का कार्य किसने किया था 1837 ईस्वी में? जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? राइट ऑप्शन रहेगा 8 वर्ष के बाद में। अशोक का राज्याभिषेक मैंने आपको बताया 269 ईसा पूर्व हुआ था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी के अंदर सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था हेलेना। और हेलेना का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। और कुछ जो प्रांत हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो इसके दरबार में आया था। और इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? भाई उसने भेजा सेल्यूकस निकेटर ने, कि यूनानी शासक ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय जो समाज था वो कितने वर्गों के अंदर विभाजित था? 7 वर्ग के अंदर विभाजित था। देखिए वर्ग पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। दार्शनिक, परिषद सदस्य, परिषद सदस्य, परिषद सदस्य, अधिकारी, अधिकारी और सैनिक, अधिकारी, सैनिक, कृषक, किसान, शिल्पकार, शिल्पकार और एक पशुपालक, यानी कि 7 वर्गों के अंदर विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज दार्शनिक, परिषद सदस्य, अधिकारी, सैनिक, कृषक, शिल्पकार और पशुपालक। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के वर्णन किया गया? भाई इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन किया गया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? समाहर्ता जो अधिकारी था वो क्या करता था? उसका काम होता था, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में एक उच्च अधिकारी होता था। और एक उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। तीर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, महामात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। समाहर्ता इन्हीं 18 तीर्थों में से एक था, इन्हीं जिसका मतलब था कर का निर्धारण करना। कर का निर्धारण करना यानी कि पूरे कर का, पूरे भू राजस्व का एकत्रित करना, आय जितना भी आय हुई है, खर्चा हुआ उसका ब्यौरा रखना, पूरा का पूरा बजट तैयार करना। जैसे अभी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो उस टाइम पे समाहर्ता बोला जाता था मौर्य काल में। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? वो की थी अशोक ने। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, विजय प्राप्त की थी। अशोक के 13वें अभिलेख के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। और रुमनदेही अभिलेख, अगर आपसे पूछा जाए अशोक का सबसे बड़ा सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमनदेही अभिलेख।
अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये भी पूछा जाता है। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष कहां पर पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लायन कैपिटल के नाम से किसको जाना जाता है, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सम्राट अशोक के स्तंभ में सबसे प्रसिद्ध जो स्तंभ है वो है सारनाथ, ठीक है, जिसको मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष कहा जाता है, सिंह शीर्ष कहा जाता है। इस स्तंभ पर 4 जानवर, कितने जानवर, 4 जानवर, घोड़ा, बैल, हाथी और शेर, ठीक है, इनकी जो नक्शा है, इनका नक्शा उकेरा गया है। और इस स्तंभ के ऊपर यानी कि ऊपर के हिस्से पे शीर्ष पर 4 सिंह स्थित है, यानी कि 4 शेर स्थित हैं, जो किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर जो स्थित शहर था वो था बर्मागिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांतों को चक्कर कहा जाता था, चक्कर कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पूरा का पूरा जो मौर्य विशाल साम्राज्य है वो 4 प्रांत के अंदर बटा हुआ था, ठीक है। 4 प्रांत कौन कौन से थे, एक था उत्तरापथ जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। एक था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। और एक था उज्जैनी और प्राची। ये 4 प्रांतों के अंदर बटा हुआ था और इनकी राजधानी, प्राची कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैनी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और अशोक के समय में इन प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 हो गई थी। 5वां प्रांत कौन सा हो गया था, कलिंग हो गया था, कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोसली। और ये किसके शासनकाल में बढ़ा था 5वां प्रांत, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पहले, लगभग कितने साल पहले, चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था, लगभग 2400 साल पहले। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चीन की महान दीवार का जो निर्माण है हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए, किसके आक्रमण को रोकने के लिए, हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए चीन की उत्तरी सीमा पर हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। कितनी है, 21,196 किलोमीटर है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रोक कट गुफाएं माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रोक गट गुफाएं, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मौर्य काल की बराबर और नागार्जुन गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रोक कट गुफाएं माना जाता है। और बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहां पर हैं, बराबर की गुफाएं बिहार के अंदर हैं। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद जिले की बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की पहाड़ियां वहां पर स्थित है। और बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं यहाँ पर। एक गुफा है लोमस ऋषि गुफा, लोमस जो ऋषि हुए थे उनकी गुफा है लोमस ऋषि गुफा। कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये 4 गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ियों में, लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और नागार्जुन पहाड़ियों के अंदर कितनी गुफाएं हैं, 3 गुफाएं हैं। नेक्स्ट, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था भाई, अशोक स्तंभ क्यों बनाए गए थे, इनको स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था भाई, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। मैंने आपको बताया अशोक के वृद्ध शिलालेख यानी कि बड़े शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। वैसे बहुत सारे विलेख हैं। और अशोक के 11वें विलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है।
और आजीविका के लिए 4 गुफाएं मैंने आपको बताई, लोमस, कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी, इनका निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया गया था। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य के अंदर स्थित है? मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कर्नाटक में भी एक जिला है रायचूर जिला, कर्नाटक के रायचूर जिले के अंदर स्थित है। और 1915 के अंदर यहाँ से मास्की अभिलेख सम्राट अशोक महान के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए, और इसी अभिलेख से हमें ये जानकारी पता चलती है कि अशोक जो है एक व्यक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का शासक था? शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक, आखिरी अंतिम मौर्य शासक कौन थे? अंतिम मौर्य शासक थे बृहदर्थ, जिनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति शुंग था, देवभूति शुंग, जिसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? वसुदेव कर्ण के द्वारा, वसुदेव कर्ण के द्वारा इसकी हत्या कर दी थी, और वसुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, पतंजलि, ठीक है। और जो पुष्यमित्र जो था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, ठीक है। लेकिन जो बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। कलिंग का एक राजा था जिसका नाम था खारवेल। कलिंग के राजा का क्या नाम था? खारवेल, जिसने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग को पराजित किसने किया था? खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल ने, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में एक आक्रमण हुआ था जिसको बोला जाता है यवन आक्रमण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा अभी मैंने आपको बताया देवभूति था, जिसकी हत्या उनके मंत्री वसुदेव कर्ण ने कर दी थी और कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? द्वितीय अशोक के नाम से किस प्रसिद्ध शासक को जाना जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा कनिष्क। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। कुषाण वंश का शासक कौन था? अगर आपसे मैं पूछूं कुषाण वंश के शासक का नाम क्या था? कुजुल कडफिसस जो है कुणान वंश के संस्थापक थे। कनिष्क कुषाण वंश था उसका सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क, ठीक है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, मथुरा और एक थी पेशावर। मथुरा और पेशावर इसकी 2 राजधानियां थी। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? यह भी पूछा जाता है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में जो गांधार शैली थी सबसे ज्यादा विकसित हुई थी? गांधार शैली सबसे ज्यादा विकसित किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कुषाण जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के बहुत महान संरक्षक थे, बौद्ध धर्म का संरक्षण उन्होंने किया, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर के अंदर। कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? कश्मीर कुंडलवन के अंदर हुई थी, ठीक है। तो सिल्क मार्ग हुआ करता था, यानी कि जहां से कपड़े का व्यापार होता था, उसके ऊपर किसका अधिकार था? कनिष्क का नियंत्रण था। और बुद्ध चरित की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भाई? बुद्ध चरित की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्ध चरित की रचना अश्व घोष के द्वारा की गई थी, अश्व घोष, ठीक है। अश्व घोष। और कौन था अश्व घोष? अश्व घोष, पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, ये कनिष्क के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और चरक कौन थे?
चरक राजवैद थे किसके? कनिष्क के। कनिष्क के राजवैद कौन थे? चरक थे। बुद्धचरित की रचना अशोक घोष के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चस्ताना, मोस, रुद्रदमन प्रथम या रुद्र सिम्हा तृतीय? ठीक है, आपको इसका आंसर होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बाकी मैं आपको एक बार क्लासेज का टाइम भी बता देता हूं कि जो हमारी क्लासेज का टाइम है, ताकि आप टाइम से ज्वाइन करते रहें। हमारे जो जीके जीएस की क्लास है सुबह 11 बजे आती है, और इसी के साथ में हरियाणा जीके की जो क्लास है आपको सुबह 7 बजे, जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज में आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।